तो भाइयों आज हम विज़िट करेंगे ओकविल और मिसिसागा की फ्रोज़न लेक्स और इस एक्सट्रीम विंटर स्नोई डे में ड्राइव करेंगे और कुछ काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहे थे आज वो फिनिश करेंगे। मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज संडे है और कुछ इम्पोर्टेंट एज सच करने को भी नहीं था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग आँख खुल गई क्योंकि रूटीन बनी होती है। तो मैं बाहर निकला हूँ तो आज प्रॉपर स्नो हो रही है, तो मैंने सोचा कि आज चूँकि और इम्पोर्टेंट कुछ करने को नहीं है तो हम एक दो काम थे घर के, वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पे जा रहे थे, तो मैंने सोचा आज वो कर लेते हैं और इसी बहाने ज़रा आप लोगों को कनाडा की रोड्स और व्यूज़, स्नो जब एक्टिवली स्नो हो रही होती है तो वो आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। ये अभी हम हाईवे में मर्ज करने की कोशिश करेंगे और मैं पहली दफ़ा ये गाड़ी एक्टिव स्नो में हाईवे पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन गुड थिंग इज़ कि इसमें स्नो मोड है तो उससे जो है वो काफ़ी ग्रिप इम्प्रूव होती है गाड़ी की। आई एम जस्ट गोइंग टू सी कि ये हाईवे पे कैसे परफॉर्म करती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि इसे जितनी स्मूथ रख सकूँ उतनी बेहतर है। विंटर टायर्स की अपॉइंटमेंट सेट की हुई है मैंने, वो चूँकि अभी नया सीज़न स्टार्ट हुआ है तो रश होता है काफ़ी, तो इसलिए अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी लेट मिलती हैं। तो जैसे ही वो मेरी अपॉइंटमेंट आती है तो मैं ये विंटर टायर वाला काम इसमें करूँगा, क्योंकि आगे जो है वो वेदर और एक्सट्रीम होगा और इस बार मैंने सुना है कि विंटर प्रीवियस विंटर से काफ़ी जो है ना वो सख्त आएगा। और लास्ट टाइम स्नो स्टॉर्म्स बहुत आए थे और आई थिंक 5 to 10 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा था, और इस बार कहते हैं उससे भी बुरा आएगा। और टेम्परेचर तो लास्ट टाइम भी -25 -30 तक चला गया था ओंटारियो में, तो इस बार देखते हैं क्या होता है। अच्छी चीज़ ये है कि ये साथ साथ जो है वो स्नो रिमूव करते रहते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग कि वो काम नहीं रुकता और ड्राइविंग जो है वो सेफ होती है। अभी मुझे जो है बस एक जगह जा रहा हूँ ओकविल, वो हमारे शहर के बिल्कुल पास ही है, मतलब बॉर्डर लगता है ओकविल मिसिसागा के बिल्कुल साथ लगता है, और मैं मिसिसागा के एंड पे रहता हूँ तो मेरे तो बिल्कुल ही करीब है, 10-15 मिनट की ड्राइव पे। तो मुझे वहाँ पे एक काम था, अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ ओकविल में। ओकविल ये है कि वो मिसिसागा जैसा ही है, मतलब उसमें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं सारी, हलाल ऑप्शंस ये वो, और रश कम होता है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। अभी काफ़ी एरिया उसका जो है वो डेवलप हो रहा है, रोड्स वगैरह बनी हुई हैं लेकिन घर नहीं बने हुए, और लेकिन इट्स प्रिटी। पॉन्ड्स हैं, छोटी छोटी लेक्स हैं काफ़ी, और एक्टिविटीज़ के लिए जो है ट्रेल्स बने हुए हैं वॉक वगैरह के लिए, तो इसलिए वो काफ़ी बेहतर है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों को मैंने जो दिखाया था मिल्टन, अभी हम जा रहे हैं ओकविल, और इसके बाद फिर अगर किसी और सिटी में जाना हुआ तो वो भी दिखाऊंगा। डाउनटाउन टोरंटो जो है, लास्ट टाइम जो टोरंटो हम गए थे
लास्ट टाइम जब हम टोरंटो गए थे हम तो प्रॉपरली डाउनटाउन टोरंटो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार जो है हम स्पेशल डाउनटाउन टोरंटो कभी गए। मैं गया तो डाउनटाउन टोरंटो की जो एग्जैक्टली वाइब्स होती हैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ऊपर से देखना और चीज़ है, हाईवे से व्यूज़ वगैरह दिखाना और चीज़ है, लेकिन जब आप प्रॉपरली एक चीज़ को अप क्लोज देखते हो या एक्सपीरियंस करते हो तो वो इंटायरली डिफरेंट है। अभी ये हम ओकविल में एंटर हो गए और ये ओकविल में एंटर होते साथ ही मिसिसागा के साथ मैं हाईवे से उतरा हूँ, तो यहाँ पे ये सामने गो स्टेशन है, गो ट्रेन स्टेशन है इनका। यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन आज चूँकि संडे है तो स्टिल जो है ना वो ड्राइवेबल है। अदरवाइज़ तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे 10 मिनट ट्रैफिक के ज़ाया हो जाते हैं, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग इन कैनेडा के। अनलेस यू आर ऑन हाईवे तो ट्रैफिक जैम इतने नहीं होने चाहिए। मुझे डर था कि मुझे इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रा हिली एरिया है और यहाँ पे स्लोप्स भी हैं और रोड पे जो है वो बर्फ़ भी है इस टाइम। बट so far so good, it's performing well alhamdulillah. Let's park here. अच्छा जी, वो अब यहाँ से ओकविल से मैंने उस बंदे से मिल लिया। अब मुझे जाना है ओकविल में ही एक जो और जगह पे। बेसिकली जो है ना, इवन दो इट्स अ वीकेंड, लेकिन मैं जो है वो कुछ लोगों से मिलजुल रहा हूँ। वो मुझे 1-2 लाइसेंसेस वगैरह लेने थे, तो उस बारे में मुझे इंफॉर्मेशन लेनी थी उनसे। तो मैंने कहा कि व्हाट बेटर वे एंड व्हाट बेटर टाइम टू डू ऑल दैट सिंस इट्स अ वीकेंड। और अभी और आज कुछ इम्पोर्टेंट करने को है भी नहीं है, तो व्हाई नॉट डू ऑल दैट। जब तक विंटर रहेगा आप लोग मुझे इसी जैकेट में या इसी तरह की भारी भरकम जैकेट्स में देखेंगे, क्योंकि जब बाहर नेगेटिव में टेम्परेचर होता है तो फिर आपको फैशन नहीं सूझता, फिर आपको बस सर्वाइवल जो है वो इम्पोर्टेंट लगता है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। अभी मुझे जाना है ओकविल में ही एक और जगह पे। तो कनाडा में आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, जिस मर्ज़ी प्रोविंस में चले जाएं, सिटी में चले जाएं, आपको घर इसी तरह के बने मिलेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि जो एरियाज़ पुराने बने हुए हैं या जो एरियाज़ थोड़े से कंट्री साइड पे आ जाते हैं, वहाँ पे इस तरह के हट शेप्ड और क्यूट घर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ऑन द अदर हैंड आप अगर सिटी में चले जाएं, किसी बड़े शहर में चले जाएं या फिर सबर्बन जो एरियाज़ होते हैं उधर चले जाएं, तो वहाँ पे आपको कॉन्डोज़ और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। पर्सनली आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ होम्स, क्योंकि जो है ना ये दिखने में बड़े क्यूट हैं और अंदर से ये बहुत कोजी होते हैं। इन्होंने घर बहुत कोजी बनाया होता है अंदर से। इनमें यूजुअली जो पुराने घर बने होते हैं उनके अंदर फायर प्लेसेस भी होती हैं, तो जो है सही विंटर आप इसी तरह ही इंजॉय कर पाते हो। मुझे याद है जब हम नए यहाँ पे आए थे तो एक ब्रैम्पटन में मैंने घर देखा था उसका, इवन दो इट वाज अ बेसमेंट, लेकिन इनका यहाँ पे एक लीगल बेसमेंट होता है। तो लीगल बेसमेंट का मतलब ये है कि उसकी एंट्रेंस एग्जैक्टली ऐसी होती है जैसे आप ग्राउंड फ्लोर में जा रहे हो, और 1 या 2 विंडोज़ ग्राउंड फ्लोर वाली ही होती हैं। और मोस्टली लोग जो रेंटल्स हैं यहाँ पे वो बेसमेंट्स में ही रहते हैं, क्योंकि कनाडा में रेंट बहुत हाई हैं। तो जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, इवन जो पुराने भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि यार पैसे बचा लें, और क्योंकि आपका आधी कमाई जो है वो रेंट पे चली जाती है। तो जो बंदा इस नीयत से कनाडा आया होता है कि यार मैंने सेविंग्स करनी है, या मैंने पाकिस्तान में या बैक होम कुछ ना कुछ बनाना है, या उसके कोई इश्यूज़ हैं फाइनेंशियल, तो वो यही प्रेफर करता है कि वो बेसमेंट वगैरह में रह ले।
अभी जो है आपने देखा होगा कि मैं गाड़ी अक्सर वो जो है वो घर से थोड़ी दूर पार्क करता हूँ। उसमें उसकी रीज़न ये है कि मैंने जब ये घर लिया था रेंट पे तो तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस जो है मेरा 2-3 माह बाद आया था। तो इन द मीन टाइम मुझे ये था कि मैं जो है मेरी जॉब थी, वो जॉब का जो रूट था वो ट्रांजिट के लिहाज से बड़ा कन्वीनियंट था। तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे अभी फ़िलहाल गाड़ी भी नहीं है और चाहिए भी नहीं है, और एमरजेंसी में मुझे ये घर जो है वो लेना पड़ा। तो मैंने ये घर विदाउट पार्किंग था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया लीज़ इसका। लेकिन अब जब मेरे पास गाड़ी है तो मुझे जो है ना पार्किंग की ज़रूरत पड़ती है। घर के पास पार्किंग है तो है, लेकिन वो समटाइम्स ऐसा होता है कि उधर उसमें जगह नहीं होती, इसलिए मुझे थोड़ा सा घर से दूर पार्क करनी पड़ती है गाड़ी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है वो नया घर कोई ढूंढूँ रेंटल के लिए, लेकिन एक तो टाइम नहीं मिल रहा और दूसरा मुझे ये है कि यार सारा सामान दोबारा पैक करो, अनपैक करो, ये सब बिग हैसल, और उस पर टाइम भी लगता है और सब कुछ है, और अच्छी ऑप्शन भी नहीं मिलती टाइम से, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा और कोई इशू नहीं है। एरिया भी मुझे पसंद है, रिजवे के पास है। रिजवे जो है वो इट्स लाइक अ बिग देसी मार्केट। तो किसी दिन रिजवे जाएंगे तो आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अभी मुझे आज बस इस काम के बाद मैं ऑलमोस्ट फ्री हूँ, तो उसके बाद आई हेड होम। कुछ व्लॉग्स काफ़ी 2-3 पेंडिंग पड़े हैं मेरे पास एडिटिंग वगैरह करने के लिए, तो मैं वो एडिट करूँगा आज, अगर मेरे पास टाइम बच गया तो एडिट करके उन्हें मैं रख लूँगा। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि वो जो मैंने लास्ट गाड़ी वाला व्लॉग एडिट किया है वो मेरे पास ज़रा टाइम नहीं था। मैंने रात को 3-4 बजे तक जाग के उसकी एडिटिंग की। एक व्लॉग एडिट करने में मुझे फ़िलहाल अराउंड 4 आवर्स लग रहे हैं, 3 to 4 आवर्स लग रहे हैं। तो मुझे फोकस करना है फ़िलहाल कि मैं एक तो अपना टाइम कैसे कम कर सकूं उसे एडिटिंग वाला, और दूसरा मैंने ये देखना है कि मैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कैसे कर सकूं। तो टाइम कम टाइम में अच्छी क्वालिटी। ये जी आगे राइट साइड पे मेरे ये जो ट्रक आ रहा है, इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये एक तरफ फ्रंट से जो है वो स्नो रिमूव करता है, और बैक साइड पे इसके नीचे जो है ये रोड पे एक ख़ास किस्म का सॉल्ट वो स्प्रिंकल करता है, जिससे जो जमी हुई बर्फ़ है वो कोई रिएक्शन करके उसके साथ वो उसे पिघला देती है। ये जो है जब आपका प्रॉपर विंटर चल रहा होता है तो इनकी पूरी 3-3, 4-4 ट्रक्स की लाइनें आगे, हमारे लाइंस इनके जो है वो आगे चल रही होती है और पीछे सारी ट्रैफिक चल रही होती है। क्योंकि जब प्रॉपर स्नोफॉल होती है तो इतनी स्पीड से होती है कि आपके पास इवन इफ़ दे क्लियर इट वंस, तो 1-2 घंटे बाद या कुछ टाइम बाद वो दोबारा से जमा हो जाती है बर्फ़ वहाँ पे। तो फिर ये होता है कि अगर लेट्स से कि 4 लेन्स हैं एक रोड की, तो चारों के चारों लेन्स आगे ट्रक्स साइमल्टेनियसली सीक्वेंस के साथ वो बर्फ़ क्लियर करते जाते हैं और उसके पीछे सारी ट्रैफिक चल रही होती है। और ये हर कुछ टाइम के बाद अगर प्रॉपर स्नोफॉल हो रही है या स्नो स्टॉर्म है तो हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद से जो मेन हाईवेज़ हैं उनके ऊपर से ये ट्रक्स जो हैं वो बारी गुजरते रहते हैं। जिस तरह इन्होंने अपना एक रोस्टर बनाया होता है ताकि वो साथ रास्ता क्लियर होता रहे। ये जी ये एक छोटी सी लेक है ओकविल में, लेकिन इस टाइम तो इट्स ऑल फ्रोज़न। दिस इज़ द लेक, और ये विंटर में ऐसे ही यहाँ पे होता है। जो छोटी लेक्स हैं वो बिल्कुल फ्रोज़न हो जाती हैं, और जो थोड़ी बड़ी होती हैं जिस तरह लेक ओंटारियो हो गई, वो जो है वो उनके एजेस और किनारों पे बर्फ़ होती है, लेकिन सेंटर पे वो पानी चलता रहता है क्योंकि पानी उसमें बहुत ज़्यादा होता है और लहरें वगैरह होती हैं तो वो जमती नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये देखें ये इंटायरली फ्रोज़न, और जब ये प्रॉपर विंटर आएगा
तो इसके ऊपर लोग आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा यहाँ से ये ब्रिज है, और इसके दोनों तरफ दो छोटी छोटी लेक्स हैं, लेकिन जो फ़िलहाल बिल्कुल फ्रोज़न है। ये देखें जी, ये लेक है, और इसके दूसरी तरफ ये सेम ये भी ऐसे। यहाँ पे मैं एक बार समर में आया था, और बिल्कुल जो है वो सीन ही बिल्कुल डिफरेंट था। ये सारी ग्रीनरी थी, और इस ग्रीनरी में जो लेक थी वो इतनी प्यारी लग रही थी, और लेक के अंदर डक्स थी, डिफरेंट परिंदे थे, छोटी छोटी मछलियाँ थी। तो वो जो व्यू है, और वो मतलब ये भी प्यारा है, लेकिन यहाँ के वेदर दोनों इतने एक्सट्रीम है कि एक मौसम में बिल्कुल ग्रीनरी होती है हर जगह, और एक मौसम में बिल्कुल वाइट फ्रोज़न दरख्त बिल्कुल खाली। तो मुझे याद है जब मैं नया नया कनाडा में आया था, तो दरख्त देख के मुझे ऐसे लगता था कि ये दे आर डेड ट्रीज़, और जब समर आ भी गया तो ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जब जैसे समर आता है तो वो दरख्त ऐसे अचानक से ग्रो करते हैं, और इतनी ग्रीनरी होती है कि आप यकीन नहीं कर पाते हो। नहीं जी, ये लेक ओंटारियो है। यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ से मिसिसागा के साथ साथ स्टार्ट होके ओकविल, बर्लिंगटन, हैमिल्टन, और दूसरी तरफ अगर हम ईस्ट की तरफ चलें तो काफ़ी सिटीज़ के साथ लगती है, और दूसरी एंड पे लेक ओंटारियो के दूसरे एंड पे यूएस है। तो ये इतनी बड़ी लेक है, इट्स लाइक वन ऑफ द ग्रेट लेक्स आई थिंक। या तो कनाडा में लेक्स की कमी नहीं है, और लेक्स बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर किसी भी एरिया में जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो तकरीबन आई थिंक ऑन एन एवरेज हर 10-15 मिनट बाद आपके करीब कोई ना कोई लेक होती है, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो लेक्स कनाडा में जितनी पूरी दुनिया में लेक्स हैं कंबाइंड, उतनी उससे ज़्यादा कनाडा में लेक्स हैं।
मिसिसागा में रहते हुए, चूँकि अगर आप बॉर्डर के साथ मतलब लेक शोर के साथ रहते हो तो फिर यूजुअली इट टेक्स 20 मिनट्स टू कम टू द लेक।